या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। और ये एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट में। तो स्प्रिंग बूट में हमें जो ऐड करना पड़ता है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर जो है ये एज ए ये स्प्रिंग की जो यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करते हैं बूट के अंदर। तो स्प्रिंग एमवीसी में ये जो जितने भी यहाँ पर डिपेंडेंसी, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करता है, ये डाउनलोड करता है। यदि स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा जो ओल्डर अप्रोच है, विथाउट स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमवीसी का एप्लीकेशन हमको यदि क्रिएट करना है, तो फिर उस केस में हमें सारी डिपेंडेंसी जो है वो खुद को ही मैनेज करना पड़ती है। तो वर्जनिंग भी खुद को देखना है और सारी डिपेंडेंसी भी हमको जो है वो मैनेज करना पड़ेगी। और कॉन्फ़िगरेशन भी हमको प्रोवाइड करना पड़ते हैं खुद से मैनुअली। तो मैंने जो यूज़ किया है यहाँ पर, जो विथाउट स्प्रिंग बूट, यदि हम बूट का यूज़ नहीं कर रहे हैं और स्प्रिंग का जो हम लोग एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें खुद ही यहाँ पर वेब डॉट एक्सएमएल जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर ये डिस्पैचर सर्वलेट की जो यहाँ पर ये एंट्री करते हैं, जो कि फ्रेमवर्क का सर्वलेट है ये, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। जो कि सर्वर रीड करता है, तो सर्वलेट का या तो टैग लगाओ। तो हमारे पास में सर्वलेट प्रोग्रामिंग में कुछ अप्रोचेस है। तो या तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम उसको एंट्री करवा सकते हैं यहाँ पर ये। अभी के समय ये ओल्डर अप्रोच है, जब हम लोग सर्वलेट की प्रोग्रामिंग लर्न करते हैं। उसके बाद में एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच भी है, जिसके थ्रू हम लोग सर्वलेट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं हमारे सर्वर पर। और एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच भी है हमारे पास में ये। तो सर्वलेट की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं कोर जावा के बाद में एडवांस जावा में। तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो हमारा सर्वर क्रिएट करता है। तो ओल्डर अप्रोच एक्सएमएल बेस्ड थी, अभी की अप्रोच जो है वो एनोटेशन बेस्ड है या फिर प्रोग्रामेटिक है। अलग अलग अप्रोचेस रहती है। तो यही सेम अप्रोच हमारा फ्रेमवर्क का लेवल पे भी है। जैसे स्प्रिंग का ओल्डर फ्रेमवर्क था वो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, उसके बाद में एनोटेशन आए। फिर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करने के तरीके चेंज होते हैं टाइम के हिसाब से। तो स्प्रिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्पैचर सर्वलेट है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड रहता है अभी के समय में। बट पहले क्या होता था कि हमको रजिस्टर्ड करना पड़ता था यहाँ से। तो या तो ये वाली अप्रोच यूज़ करो, या फिर जावा बेस्ड अप्रोच भी है। तो देख सकते हो गूगल में कौन कौन सी अप्रोच है डिस्पैचर सर्वलेट को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने की। तो जावा बेस्ड भी है इसमें, एक्सएमएल बेस्ड भी है। तो ये एक्सएमएल बेस्ड है, ये सब ओल्डर वे है ये। तो ये फ्रेमवर्क का सर्वलेट रहेगा हमारा, जो कि सिर्फ फ्रंट कंट्रोलर हमारे लिए काम करेगा ये। या फिर जावा बेस्ड जाए हम, तो हमें डिस्पैचर सर्वलेट को जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट बना के ये इसके अंदर वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर के अंदर यहाँ पर डालना पड़ता है यहाँ पर ये। तो सर्वलेट हमारा सर्वर पे क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। अब हमारा जो आईओसी का कंटेनर है वेब के केस में, वो इनिशियलाइज होता है सर्वलेट के अंदर से। क्योंकि यह पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, कि जहाँ से हमारा एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन करता है हमारा सर्वर। तो सर्वर डिस्पैचर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर हमारा जो है ये आईओसी का कंटेनर है। तो वेब वाला आईओसी कंटेनर डिफरेंट रहेगा या थोड़ा एडवांस रहेगा। और सिंपल आईओसी कंटेनर जो रहेगा हमारा, वो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पर सर्वर नहीं है, जिसको हम लोग स्प्रिंग वेब एमवीसी के पहले देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये डिस्पैचर सर्वलेट है, ये अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी हम लोग आगे जाते हैं, जो हम लोग स्प्रिंग बूट के थ्रू कर रहे हैं, विथाउट स्प्रिंग बूट है ये। तो पहले इस तरीके से होता था, बट अब वो सेम चीज़ हमारे पास में स्प्रिंग बूट में होती है। स्प्रिंग बूट के साथ में हमारा जो है वो स्प्रिंग एमवीसी काम करता है, जिसके जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं।
तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने का मतलब है हमारे पास में रिस्पॉन्स में आएगा हमारा वेब पेज, HTML पेज, JSP पेज। और वेब सर्विसेज क्रिएट करने का मतलब है हमारे पास में जस्ट रिस्पॉन्स में आएगा हमारे पास में डेटा। तो ये ओल्डर एप्लीकेशन है मेरे पास में ये। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि कंट्रोलर क्लास बनाई हुई है यहाँ पर ये कंट्रोलर के अंदर। तो एक मेरे पास में है ये वेब कंट्रोलर, इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पर जो है ये कंट्रोलर एनोटेशन लगा हुआ है ये। दैट मीन्स ये जो क्लास जो है ये रिस्पॉन्स करेगी हमारा वेब पेज, ये वेब पेज को बना के लाएगी ये अंदर से ये। तो स्प्रिंग इंटरनली क्या करता है, हैंडलर मैपिंग है उसके अंदर, व्यू रिजॉल्वर है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि पेज क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो MVC आर्किटेक्चर के थ्रू उसके अंदर क्या हो रहा है, डेटा जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास में ये लेकर आएगा वेब पेज, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। अब एक और मैंने कंट्रोलर क्लास बनाई है। अब इसके ऊपर का एनोटेशन देखेंगे तो यहाँ पर है रेस्ट कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर वैसे कंट्रोलर का ही जो है वो यहाँ पर जो कंट्रोलर एनोटेशन जो रहता है ये उसी का ही जो है चाइल्ड है ये। बट रेस्ट वाला जो देता है हमें ये कुछ वेब पेज नहीं देता है ये, जस्ट ये हमें देता है ये एज ए ओनली डेटा। यहाँ पर जो हमको रेस्ट कंट्रोलर देगा यहाँ पर ये ओनली डेटा देगा यहाँ पर ये। तो अभी के सिनारियो में हमारे पास में क्या होते हैं कि जो एप्लीकेशन जो होते हैं आज के समय के जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसमें हम लोग सर्वर साइड से वेब पेजेस लेकर नहीं आते हैं। हम ऑलवेज क्या करते हैं कि एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करते हैं, और व्यू टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग रहती है। और हम लोग सर्वर से जस्ट डेटा लेकर आते हैं, डेटा को लेकर आते हैं और उस व्यू में उसको रेंडर करवाते हैं। हमारे SP एप्लीकेशन होते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं। अर्लियर सिनेरियो में हम क्या करते थे कि यहाँ से पूरा सर्वर से पेज ही क्रिएट करवाते थे यहाँ से ही। तो यही सेम एप्लीकेशन जो हम लोग बूट में क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बनाना पड़ती थी। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, तो जो भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये उसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमको देना पड़ता था यहाँ पर ये। नहीं भी देंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो स्कैनिंग करवा सकते हैं, ऑटो स्कैनिंग के थ्रू भी हम करवा सकते हैं कि इसके ऊपर एनोटेशन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑटो स्कैनिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं यहाँ पर XML बेस्ड अप्रोच में। और वही चीज़ एनोटेशन में आती है जैसे कंपोनेंट स्कैन। तो हमारी जो कस्टम क्लास है वो तो स्कैनिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमें देने ही पड़ते थे पहले ही। तो जो प्री डिफाइंड क्लासेस है या डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसे कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये टैग वगैरह लिखना तो हमारे लिए कंपलसरी था पहले ये। और ये टैग नहीं लिखेंगे तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये इन सब चीज़ों को हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राइट करना है। ये मैंने XML वाला लिया है, सेम एज इट इज़ जावा कॉन्फ़िगरेशन भी बन जाएगा यहाँ पर। तो वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, और वर्जनिंग भी हमको जो है हैंडल करना पड़ती थी यहाँ पर। जो भी करना है सबके लिए वर्जन खुद को मैनेज करना है। बट हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग बूट है अभी ये, और स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटी है। तो अब स्प्रिंग के यही सेम एप्लीकेशन को हम लोग स्प्रिंग बूट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट MVC। तो MVC में जब बोलूँगा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उस केस में हम लोग वेब पेज को रिस्पॉन्स लाएंगे। जब मैं बोलूँगा रेस्ट तब हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे। उस समय हम क्या करेंगे, जस्ट डेटा को लेकर आएंगे, हम लोग वेब पेज को लेकर नहीं आएंगे, कोई वेब टेक्नोलॉजी हमारे साथ में नहीं रहेगी। तो अभी हमारे पास में हमने जो स्टार्टिंग में क्रिएट किया है वो हमने क्रिएट किया, हमने ये वेब एप्लीकेशन। तो इस पर्टिकुलरली हमारे पास में वेब एप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या करी, यहाँ पर ये उसकी ये डिपेंडेंसी ऐड की है यहाँ पर। तो ये हमने क्या करी, यहाँ पर जो उसकी यहाँ पर ये डिपेंडेंसी ऐड करी है वेब की। तो जो भी हम लोग मॉड्यूल यूज़ करेंगे हमको उसकी डिपेंडेंसी लगेगी। अभी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें या वेब सर्विसेज क्रिएट करें, हमारा काम ये वाली डिपेंडेंसी से हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। फ्यूचर में हमें यदि
कुछ रेडिस काफका ये सब यूज़ करना रहा तो फिर हमको उसकी डिपेंडेंसी डालना पड़ेगी यहाँ पर। और हमने हमारा यहाँ पर क्या बनाया है, ये पर्टिकुलरली एक कंट्रोलर क्लास बनाया है जो कि वेब पेज रिस्पॉन्स में दे रहा है हमें ये। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में जो है ये एक डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर डाली है जो ये एम्बेडेड सर्वर की है ये। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पहले प्रोवाइड करते थे एक्सएमएल के अंदर ओल्डर अप्रोच में, यहाँ पर हमने उसको प्रोवाइड किया है। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना है स्प्रिंग बूट में प्रोवाइड करना है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो करना है लेकिन छोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे ज़्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि ये हमारा ये प्रीफिक्स है, ये इस लोकेशन पे हमें जेएसपी को जो है ये हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है। तो जेएसपी यूज़ करेंगे तो जेएसपी रहेगा यहाँ पर। और दूसरा हमारे पास में थीम लीफ है, यदि हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा वहाँ पर ये थीम लीफ रहेगा यहाँ पर। तो जो भी यूज़ करेंगे वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास में यहाँ पर हमको यहाँ पर शो करना है यहाँ पर ये। तो ये जेएसपी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो जेएसपी के केस में जो है ये हमें ये मेन के अंदर वेब ऐप के अंदर वेब आईएनएफ के अंदर हमारा ये है। तो ये लोकेशन को मैंने यहाँ पर ये बताई है। और ये हमारी क्या है ये टेक्नोलॉजी है ये। अभी जेएसपी रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में ये जेएसपी आएगा। और यदि हमारे पास में थीमलीफ वाली टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एचटीएमएल रहेगा यहाँ पर। ये मैं थीमलीफ वाला बताता हूँ मैं ये। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। बट जावा का जो हमने यहाँ पर जो हमारे पास में जो एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर जो है जो हमको इसके साथ में मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर आता है जो कि टॉमकैट है। अब हम सर्वर भी चेंज कर सकते हैं एम्बेडेड वाला, या हम सर्वर का हमको एम्बेडेड वाला यूज़ नहीं करना, हमको एक्सटर्नल सर्वर यूज़ करना है, हमें बाहर का टॉमकैट यूज़ करना है इधर वाला। बाहर का टॉमकैट हमको यूज़ करना ही है तो हम वो भी कर सकते हैं, हमको एम्बेडेड वाला नहीं करना है। तो एक सर्वर चेंज करना टॉमकैट के अलावा दूसरा सर्वर यूज़ करना, और एक बाहर का सर्वर यूज़ करना, तो जो चाहे वो कर सकते हैं हम लोग। तो एज ए डेवलपर तो हम तो यही चाहेंगे कि हमें जो है बार बार क्या करना पड़ता है काम करना पड़ता है फिर उसको रिडिप्लॉय करना पड़ता है। तो यदि हमें एम्बेडेड सर्वर मिल जाएगा तो हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, हम जैसे ही काम करेंगे वैसे ही रिफ्लेक्ट आएगा सर्वर पर। तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में एक ये डेव टूल, तो जैसे क्या करेंगे कुछ भी हम चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे सर्वर पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है लोकली हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हमने कुछ चेंजेस किए फिर उसका बिल्ड बनाओ फिर लोकल सर्वर पर डिप्लॉय करो फिर सर्वर को रिस्टार्ट करो, तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है। क्योंकि अभी तो ये बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है तो क्विकली हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के एप्लीकेशन काफ़ी बड़े होते हैं। तो उसके बिल्ड हम लोग मेवन से बनाते हैं, तो ऐसा राइट क्लिक करते हैं हमारा काम करते हैं। काम करने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ता है उसको बिल्ड करना पड़ता है। यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है मेवन इंस्टॉलेशन करना है, या फिर हमको यहाँ पर जो है वो क्लीन इंस्टॉल करके हम लोग करते हैं यहाँ पर उसका बिल्ड बनाते हैं। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन है, अब यहाँ तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि हम उसके लिए एक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं हमारे एप्लीकेशन का। ऐसा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर ये। और कौन से जार से या उसके अंदर हमें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करवाना है नहीं करवाना है कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग एक सेटिंग करते हैं। क्योंकि हमें क्विकली बिल्ड करने रहते हैं, रोज़ रोज़ बिल्ड करना है काम करने के बाद में। फिर उसको बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद टारगेट में उसका वॉर फाइल क्रिएट होगा यहाँ पर। फिर उसका वॉर फाइल क्रिएट होगा फिर हम लोग उसको लोकली सर्वर के ऊपर डालेंगे हमारे मैनुअली, या तो डालेंगे या फिर क्या सर्वर के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जो कि इसको डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है। फिर जाकर टॉमकैट को फिर से रिस्टार्ट करो, फिर नया चेंजेस आएगा नया रिक्वायरमेंट आएगा या नया बग आएगा हम फिक्स करेंगे, लोकल टेस्टिंग करना रहेगी तो बार बार हमें ये करना पड़ेगा। तो एम्बेडेड सर्वर यदि रहेगा तो हम ये कर सकते हैं कि क्विकली यहाँ पर चेंजेस करेंगे सर्वर पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, हम उसको क्विकली टेस्ट कर पाएंगे। तो हमारा ही जो है टाइम और एफर्ट यहाँ पर रिड्यूस होता है ये। तो ये डेव टूल और एम्बेडेड सर्वर हमारे लिए काम के हैं, स्प्रिंग बूट से फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिली है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी, ये पहले भी थी।
बट ये एम्बेडेड नहीं आती थी हमको, उसके लिए लाइसेंस परचेस करना पड़ता था और उसको आईडी के अंदर हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ता था यहाँ पर। तो आईडी के अंदर हम लोग इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करके उसको इंटीग्रेट करते थे और इंडस्ट्री उसके सॉफ्टवेयर परचेस करती थी थर्ड पार्टी। अभी स्प्रिंग बूट ने तो उसको फ्री दे दिया है, तो जितना ज़्यादा फ्री मिलेगा उतना पैसा कम लगता है, उतना रेवेन्यू कम लगता है। अब थर्ड पार्टी एफर्ट रिड्यूस करने के लिए पैसा देना पड़ रहा था पहले, तो स्प्रिंग बूट में वो भी हमें नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। ये डेव टूल हमारे लिए फ्री है, एम्बेडेड सर्वर का फैसिलिटी भी है इसके पास में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा रिफ्लेक्शन क्विकली आएगा। तो अभी के केस में हमने क्या किया है कि हम लोग एम्बेडेड सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब एमबीसी के साथ में हमारे पास में क्या है, टॉमकेट का एम्बेडेड सर्वर आ रहा है इंटरनली। तो इसकी डिपेंडेंसी में जाएंगे यहाँ पर मेवन की, तो हमको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ये टॉमकेट का जहाँ भी सर्वर से रिलेटेड डिपेंडेंसी है, ये टॉमकेट एम्बेडेड, ये क्या है हमारे पास में टॉमकेट का ये एम्बेडेड सर्वर है ये। तो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलर बनाया यहाँ पर ये, और कुछ यहाँ पर जो है ये यूआरएल क्रिएट किए थे। तो एक हमने ये वाला लिया यहाँ पर, ये गेट मैपिंग, हम क्या कर रहे हैं सर्वर से कुछ गेट कर रहे हैं सर्वर साइड से। तो सर्वर हमारा एम्बेडेड है, उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पर, और स्प्रिंग बूट है, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि वॉर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना करना है यहाँ पर ये। तो ये सर्वलेट के केस में हमें मैनुअली हम लोग वॉर फाइल क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर और डाल रहे थे यहाँ पर सर्वर पर ये, लेकिन ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क के अंदर सब चीज़ें पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पर हैंडलर मैपिंग है हमारे पास में व्यू रिजॉल्वर है ये। तो काफ़ी सारा टाइप की हैंडलर मैपिंग होती है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें ये लगी हुई रहती है, हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करें या नहीं करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये है ही इसके अंदर ये। तो हैंडलर मैपिंग व्यू रिजॉल्वर जो है वो इंटरनली सब काम करते हैं ये, और हमें यही सेम रिस्पॉन्स जो मैंने इतने बड़े सर्वलेट में बनाया था, मुझे यहाँ पर जस्ट एक मेथड लिखना है यहाँ पर ये। और सर्वलेट के अंदर हमें जो है वो हमने जितना कोड किया था सर्वलेट में, एक सर्वलेट को हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर HTTP सर्वलेट को हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया और यहाँ पर हमने उसके लिए कोड लिखा है यहाँ पर ये। फिर मल्टीपल यूआरएल रहेंगे तो मल्टीपल सर्वलेट राइट करेंगे, फिर आगे हम लोग जेएसपी पे जाएंगे तो हम लोग मल्टीपल जेएसपी राइट करेंगे जावा कोड को रिड्यूस करने के लिए, और रिड्यूस करना है तो उसके टैग लगाएंगे, जेस्टिल टैग लगाएंगे जावा का कोड को रिड्यूस करने के लिए। फिर वो इंटरनली क्या होता है, कंपाइल होता है, ट्रांसलेट होता है, लोड होता है, तो काफ़ी एफर्ट लगाता है ये। तो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो सेम काम हमारा जस्ट एक मेथड के अंदर होगा, बाकी सब एफर्ट कौन लेगा अंदर से, हमारा फ्रेमवर्क लेगा। फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्ट, फ्रेमवर्क के टर्मिनोलॉजी लर्न करेंगे तो सब चीज़ें इंटरनली चलेगी, हमें जस्ट पता करना है कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट रहता है, जहाँ पर हम लोग हमारे व्यू के नेम को यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। तो एक तरीका तो ये है जहाँ पर हम लोग व्यू के नेम को ऐड करते हैं, यदि हम लोग मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करें। यदि हम लोग मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करें, सिर्फ मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो है हमें ये व्यू का नेम जो है हमको ये रिटर्न में देना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा को ऐड करना है। व्यू का नेम हमको कहाँ दे सकते हैं, एज ए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग में दे सकते हैं, रिकमेंडेड अप्रोच ये वाली रहती है। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। फिर या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे मैप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, उसके अंदर अपने डेटा को डाल सकते हैं और हम लोग व्यू को जो है यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं। तो जिस भी नाम का हम लोग जेएसपी पेज बना रहे हैं, तो अभी मैंने जेएसपी यूज़ किया है, अभी थीमलीफ यूज़ करूंगा तो ये चीज़ें सेम ही रहने वाली है, जस्ट टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके नाम का जो है यहाँ पर ये पेज क्रिएट करते हैं वेलकम डॉट जेएसपी, बट लेकिन हमने यहाँ पर वेलकम ही लिखा है। तो हमने ये हमारे ये व्यू रिजॉल्वर को बताया है हमारे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि इस जगह पर हमारा क्या है, ये व्यू है और ये इसका क्या है, ये सफिक्स है ये। तो जो भी यहाँ पर वेलकम रहेगा, वो व्यू रिजॉल्वर उसके पीछे वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे इसको फाइंड आउट करेगा, उस पर जेएसपी ऐड करके चेक करेगा कि इस लोकेशन पे है क्या, और व्यू को रिजॉल्व करके और रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर ही।
तो ये अलग अलग हमारे पास में जो जो भी हम लोग करवा सकते हैं, जो जो भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि एज ए पैरामीटर पास किया है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर जो है ये एज ए पैरामीटर पास किया है, सब कुछ पॉसिबल है जो कि हम लोग एज ए कंट्रोलर से ले सकते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर काफ़ी इजी है ये करना। स्ट्रट्स के अंदर इवन हमें यहाँ पर काफ़ी एक्शन क्लासेस और कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना पड़ता है, और हम लोग वहाँ पर क्या है कुछ इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं, वहाँ हम लोग टाइटली कपल्ड होते हैं। बट आईओसी में हम लोग टाइटली कपल्ड नहीं है, हम कुछ किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ना कुछ क्लास को एक्सटेंड करेंगे फ्रेमवर्क की, हम सीधे हमारे नॉर्मल क्लास लिखेंगे और आईओसी कंटेनर सब हैंडल करेगा हमारे बिहाफ पर, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ टाइटली कपल नहीं है, काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन देना है और हम लोग रिस्पॉन्स निकालेंगे। जस्ट हमें क्या करना है, डेटा को यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन देना और डेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर ये बाइंड होगा। तो ये मेरा हार्ड कोडेड डेटा है। अब मेरा यहाँ पर सर्वर, एम्बेडेड सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ ही है, तो जब स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनाओगे तो हमेशा हमें लॉग देखना है। तो विथाउट स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन में ये सब नहीं आता था, टॉमकैट वाला ही। यदि हम हमारे पुराने वाले बूट एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर रन करें, जब हमने स्टार्टिंग में स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन यहाँ पर बनाए, स्प्रिंग बूट के जो हमारे स्टार्टिंग के एप्लीकेशन बने, स्प्रिंग बूट फर्स्ट है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है कि कोई हमारा इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, इसके अंदर ये इसका लॉग इतना बड़ा नहीं रहेगा इसका, इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, ये हमारा जस्ट जो है वो एज ए स्टैंडअलोन एप्लीकेशन की तरह हमारा ये काम करेगा। ये इसके अंदर कोई सर्वर वगैरह नहीं है यहाँ पर ये। तो ये हमारे स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर कोई ब्राउज़र से हमारा कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। लेकिन जो हमारे पास में वेब एमवीसी यूज़ करोगे, तो वेब एमवीसी मतलब कि हमें ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करना है, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन तो हम लोग ऐसे ही क्रिएट करते हैं जो सर्वर पर रन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 8081 पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है हमारा ये स्टार्ट हुआ 8081 पे। फिर इसके अंदर मेरा जो है ये अभी यहाँ पर क्या है मेरे पास में ये वेलकम कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मेरा वेलकम है यहाँ पर ये। तो मेरा क्या होगा यहाँ पर ये जेएसपी पेज है, ये निकल के आएगा यहाँ पर ये। तो जब भी वेब की प्रोग्रामिंग करो तो आदत में डाल लो कि हमेशा हमें क्या करना है, नीचे का नेटवर्क का टैब देखना है। ये सब चीज़ें जो है वो सब पे हमें जो है वो प्ले करते आना चाहिए, इनके सबके मीनिंग क्या है, ये टैब के ये करते क्या है ये। तो जितना एक्सपीरियंस होगा ये सब चीज़ें पता होना चाहिए यहाँ पर ही। तो अभी तो मैं नेटवर्क का टैब ओपन करता हूँ ये, और फिर से मैं ये यूआरएल को हिट करता हूँ मैं, तो देखो ये वेलकम वाली रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर ये। तो ये रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर भेजी, ये गेट टाइप की है, ये एच टी टी पी मेथड है ये। जब भी हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि गेट टाइप की मेथड हम लोग सर्वर से कुछ ले रहे हैं, पोस्ट मतलब सर्वर को कुछ दे रहे हैं, पुट मतलब सर्वर पे कुछ हम लोग अपडेट कर रहे हैं सर्वर साइड में। ये जस्ट ये क्या करता है, हमें इंडिकेशन देता है ये, इससे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर ये। 200 मतलब हमारा सर्वर हिट हुआ है, स्टेटस कोड 200 आया है, तो 200 हम वहाँ से भेजते हैं, हमारा सर्वर हिट हुआ है तो हम 200 भेजते हैं। ये रिस्पॉन्स हमारे पे डिपेंड करता है ये। बाकी क्लाइंट तो इससे ये समझता है कि यहाँ पर मतलब सर्वर पे चीज़ कंप्लीट हुई है, मतलब सर्वर पे जो है वो उनने ऐसा कोड लिखा है कि वहाँ पर जो है वो हुआ है, कंप्लीट काम हुआ है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हम वैसा स्टेटस वहाँ से सेंड करवाएंगे 500। तो कुछ सर्वर में इशू होगा तो हम वैसा स्टेटस हम लोग सेंड करवाएंगे वहाँ पर। अब वो सर्वर की प्रोग्रामिंग में हमें ये स्टेटस को कोड को सेंड करना पड़ता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये रिस्पॉन्स आया है ये। तो हमारे पास में क्या है कि ये जो है ये इसके पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट है, इसके अंदर एक कुकीज़।
तो एक क्या होता है कि जे सेशन आईडी जनरेट होता है हमारे सर्वर साइड में। अब जे सेशन आईडी मतलब क्या होता है कि जब भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं सर्वर का, अभी तो लॉगिन नहीं किया है, जब भी हम लोग सर्वर हिट करते हैं तो यूज़र के लिए क्या होता है कि एक सेशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जे सेशन। अब हम लोग नया बार बार नया क्रिएट करवाना चाहते हैं हर यूज़र के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हमारे पास में ये सेशन आईडी सर्वर पे क्रिएट होता है, ये सर्वलेट का पार्ट है ये। जाके उसको एक बार फिर से रीड कर लेना एचटीटीपी सेशन को, ये बहुत ज़रूरी है ये, सिक्योरिटी में बहुत काम में आने वाला है ये, जब से हम लोग सिक्योरिटी लर्न करते हैं। तो जे सेशन आईडी का क्या हमारे पास में क्या एक मीनिंग होता है, जे सेशन आईडी क्या होता है, ये क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमें रीड करते आना चाहिए। यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आया, तो देखो वहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या है, मेरे पास में ये एचटीएमएल आया निकल के। अब मैंने यहाँ पर कोई एचटीएमएल बनाया नहीं, लेकिन एचटीएमएल क्यों आ गया, मैंने एचटीएमएल बनाया नहीं। जेएसपी के अंदर हम लोग जाके देखें, इसके जेएसपी के अंदर, तो जेएसपी के अंदर बना हुआ है। रिसोर्सेस, ओके, स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन में कहाँ चलेगा ये, या तो ये यहाँ पर हमारा ये जेएसपी के अंदर है ये। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने डॉलर ग्रीड करा था, यहाँ पर ये जेएसपी का एक्सप्रेशन वाला जो है वो टैग यूज करा, तो यहाँ पर ये वाला डेटा ऐड हो गया आके यहाँ पर ये। तो जेएसपी के अंदर ये वाला डेटा ऐड हो गया, लेकिन ये डेटा आया कहाँ से यहाँ पर, तो सब ये स्प्रिंग ने इंटरनली क्या करा यहाँ पर ये, उसके व्यू रिजॉल्वर ने जो हमारा डेटा था इसको वहाँ पर ऐड किया है यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ यहाँ पर ये। मैं हाई लिख देता हूँ इसके पीछे ये। तो देखो मैंने जैसे इसके अंदर सेव किया ये ऑटोमेटिकली सर्वर पर रिफ्लेक्ट आया है ये, अब मुझे रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा ये। ये एडवांटेज है ये, और ये बहुत यूजफुल है ये। अभी ऐसा लग रहा है कि क्विकली हो गया, लेकिन जब बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो हम लोग काफ़ी बड़े कोड में से फिगर आउट करके चेंज करते हैं, फिर हम लोग उसका बिल्ड बनाते हैं, तो बिल्ड बनने में ही क्या करता है वो 5-10 मिनट ले लेता है कई बार, टारगेट के अंदर नया बिल्ड क्रिएट होने में। फिर हम उसको सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, फिर सर्वर को हमें क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है स्टॉप करके लोकली। मतलब एक बार का किया हुआ चेंजेस टेस्ट करने के लिए हमारे पास में आधा घंटा लग गया हमको। फिर चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो काफ़ी समय लगता है उसमें, और दिन दिन भर भी निकल जाता है। फिर डेडलाइन आ जाती है या फिर उसका कुछ आउटपुट निकलता नहीं है। तो ऐसा करने से फास्ट हो जाता है, तो हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, हमारे चेंजेस को देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सर्वर स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चेंजेस किया, सेव किया। अब मैं क्या करूँगा कि रिफ्रेश करूँगा मैं ब्राउज़र को, तो देखो ये पीछे हाई एड होके आ गया मेरे पास में ही। हम जो भी क्या करेंगे यहाँ पर चेंजेस करेंगे यहाँ पर, ये मैंने सेव किया उसको, ये अब ये देखो नीचे ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर पर रिफ्लेक्शन आया यहाँ पर ये। मतलब ये नीचे जो है यहाँ पर जो सर्वर मेरा ऑन है ये एम्बेडेड सर्वर है। तो मेरा यदि थ्रेड जिंदा है वहाँ पर, तो ये मेरा रेट रहेगा यहाँ पर ये। मतलब ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टार्ट होने के बाद में, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में ख़त्म नहीं हुआ है। यूजुअली स्टैंड अलोन के केस में क्या होता था, यहाँ पर ये डिसेबल हो जाता था क्योंकि वो थ्रेड रिस्पॉन्स देने के बाद में कील हो जाता था, लेकिन ये वेब एप्लीकेशन है, सर्वर को ऑन रखना है, तो सर्वर के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास में सर्वर हमारा ऑन है, इसलिए ये रेड है ये। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ भी करूँगा मैं, रिफ्रेश करूँगा, ये मेरा देखो रिस्पॉन्स आया मेरे पास में, ये वहाँ वहाँ से मैंने हटाया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर ही। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अ, इसके अंदर में
सीस आउट लिख देता हूँ मैं एक ये, डीबग की तरह लिख देते हम लोग, एंटर इनटू अवर मेथड नेम, ग्रेट मेथड। तो यूजुअली हम लोग इंडस्ट्री के अंदर लॉग के अंदर ऐसा लिखते हैं, सीस आउट में लिखते हैं, लॉगिंग का यूज करते हैं वहां पर, एंटर इनटू गेट मेथड, ग्रेट मेथड। मैं तो इस तरीके से लिखता हूँ, बाकी अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, जिससे कि हम लोग डीबगिंग के समय हमें हेल्प मिलती है कि यहाँ पर हम एंटर हुए थे। तो यहाँ पर ये मैंने सेव कर दिया, देखो सर्वर पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक दो लाइन यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ पर कोड हमारा ये रिडिप्लॉय हुआ यहाँ पर ये। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ये, तभी मेरे कंसोल में प्रिंट करेगा ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने एसओपी के अंदर लिखा है, यहाँ पर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के लिखा है यहाँ पर ये। तो जो जो भी क्या करेगा, मेरे सर्वर को हिट करेगा यहाँ पर ये। तो ये नीचे उतनी बार यहाँ पर ये प्रिंट होगा यहाँ पर ये। अब सेम काम को मैंने सर्वलेट में भी किया था, लेकिन सर्वलेट में ज़्यादा एफर्ट थे, लेकिन यहाँ पर इतने एफर्ट हमारे पास में रहेंगे नहीं है। अब ये ऐसा है कि ऐसा हमारे पास में जो है, ये मॉडल एंड व्यू का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यदि हम लोग एज ए इनपुट में हम लोग यहाँ पर जो है वो हमें जेएसपी का नाम यहाँ नहीं देना है, तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न में भी दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में अप्रोच है, तो ये भी तरीका हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर ले। तो ये मैंने दूसरा तरीके का मैंने यहाँ पर क्या करा, यूआरएल दूसरा यहाँ पर पेस्ट किया, तो सेम ही रिस्पॉन्स आएगा सेकेंड अप्रोच से भी। तो ये भी हमारे पास में वैलिड है। या फिर हम लोग एज ए इनपुट मैप भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें ये मॉडल ही लेना है, तो हम लोग ये भी कर देंगे। तो ये सब अप्रोच है, काम सेम ही है। अब एच टी टी पी रिक्वेस्ट, तो हम लोग एज ए इनपुट में हम क्या, सर्वर का जो इंटरफेस है उसको हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि यदि हम कुछ रिक्वेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से, क्लाइंट साइड से कुछ इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्लाइंट साइड से ही है। तो तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट साइड से कुछ इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर ये। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यू नेम और वेलकम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो भी यू नेम पास करूँगा मैं, वो क्या होगा मेरे पास में, वो ग्रेड के अंदर आएगा यहाँ पर ये, ग्रेड में ऐड हो जाएगा वो। तो मैं यू नेम यहाँ से पास करूँगा मनीष, तो यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ पर ये मनीष। तो ये सर्वर पे इनपुट देना, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो क्या होगा यहाँ पर, वो ऐसे मैंने अभी उसी को रिस्पॉन्स में ले लिया है, लेकिन हम लोग वो इनपुट को बाद में डेटाबेस तक ले जाएंगे, वैलिडेट करेंगे, हमारे अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेकर आएंगे ये। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट भी अलाउ है। फिर एच टी टी पी रिस्पॉन्स, तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये सर्वलेट की तरह कोड है यहाँ पर ये, कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही रिस्पॉन्स में कुछ यहाँ पर ये सेंड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो रिक्वेस्ट ले रहे हैं रिक्वेस्ट के थ्रू, और उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे रिस्पॉन्स में हम उसको ये गेट पैरामीटर लेके सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमें जो है वो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हम ही बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमें फिर व्यू रिजॉल्वर वाला रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स हम बना रहे हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट जो है वो व्यू रिजॉल्वर इसको इंटरनली जो कि यूज़ करता है, वो हम ही यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ये सर्वलेट वाला कोड हो गया ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमने उसको यूज़र नेम भेजा, और इसने हमको क्या करके दिया, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स बना के दे दिया हमको यहाँ पर। ये मैंने इसका यहाँ पर कोड राइट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो कंट्रोलर पे कुछ भी करवा सकते हैं, हमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं उनकी प्री डिफाइंड दी हुई है ये, तो हमें ये सब जो है ये इतने एफर्ट हमको लगाने नहीं पड़ते। हमें जस्ट उनके एनोटेशन या फिर इंटरफेस, इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट यहाँ पर ये कर सकते हैं ये। तो ये अलग अलग तरीके हैं ये। तो अभी तक के मेरे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यहाँ पर HTML आ रहा है ये, तो ये वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि वेब पेजेस बन रहा है। URL के रिस्पॉन्स में यदि HTML आ रहा है, मतलब दैट मीन्स ये वेब एप्लीकेशन है। रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जस्ट डेटा है, ओनली डेटा, कोई HTML CSS नहीं आएगा वहाँ पर, जस्ट डेटा आएगा। उस केस में हम लोग बोलेंगे ऐसे ये वेब सर्विसेज, जहाँ पर हम लोग डेटा को लेकर आते हैं।
तो हमें क्या करना हो कि जस्ट डेटा ही यहाँ पर सेंड करना हो, तो हमें कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ नहीं करना है, हमें वहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग डेटा को लेकर आएंगे। तो वेब एप्लीकेशन पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रेस्टफुल सर्विसेज पे हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पर। ये तो ये मैंने जेएसपी पेज को रिस्पॉन्स में लेकर आया है यहाँ पर ये। और एम्बेडेड सर्वर के अंदर जेएसपी जो है वो काम नहीं करता है। तो स्प्रिंग बूट ने जेएसपी के लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जेएसपी के लिए अलग से डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी जास्पर, क्योंकि स्प्रिंग बूट के एम्बेडेड सर्वर में जेएसपी दिया भी नहीं है और जेएसपी अभी हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि पहले क्या था अब क्या है, तो सपोर्ट है, लेकिन यूज़ करते नहीं अभी के समय में। तो सब फ्रंट एंड में एंगुलर रिएक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, सर्वर से व्यू पेज क्रिएट नहीं करते हैं अभी जो मॉडर्न अप्रोच है उस केस में। अब हमें यही सेम काम करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज कर देना है। हमें ये इसको ये थीम लीफ के थ्रू करना है, सेम रिस्पॉन्स को लेकर आना है, लेकिन हमें ये थीम लीफ का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक है हमारे पास में ये जेएसपी, और एक है हमारे पास में ये थीम लीफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर जो है वो हमको ये चेंज करना है, हमको जेएसपी यूज़ नहीं करना है। तो जेएसपी को यूज़ करने का तरीका अलग है, क्योंकि जेएसपी जो है वो एज ए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। और थीम लीफ जो है हमारे पास में, हम इसको यदि यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये थीम लीफ के जो पेज है हमको इस लोकेशन पे नहीं डालना है ये, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर जो है वो एज ए थीम लीफ जो है वो कस्टम वेब टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करता है। मतलब उसके लिए हमको एचटीएमएल ही क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पर जेएसपी वगैरह जैसा नहीं कि जेएसपी का जो कोड है वो पहले सर्वर में सर्वलेट में कन्वर्ट होगा और वो सर्वलेट हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है, थीम लीफ जो है वो उनने उनका एक इंजन दिया हुआ है जो कि कस्टम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वो कस्टम टेक्नोलॉजी मतलब वहाँ पर एचटीएमएल क्रिएट करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कंटेंट है उसको हमको यहाँ पर रखना पड़ता है, चाहिए टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थीम लीफ का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जेएसपी की जगह पर यहाँ पर मैं थीम लीफ का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको, अब हम जेएसपी का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम थीम लीफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थीम लीफ की हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं यहाँ पर।
और भी व्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास में, लेकिन हम लोग जेएसपी का यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग थीम लीफ का यूज़ कर रहे हैं। तो थीम लीफ के अंदर हमारे पास में जो ये एज ए ये रिस्पॉन्स है। तो जेएसपी के लिए हमें यहाँ पर क्या है कि एज ए जेएसपी का यहाँ पर हमें लोकेशन बताना है, लेकिन थीम लीफ के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML पेज क्रिएट करना है, जेएसपी पेज क्रिएट नहीं करना है। तो HTML इज अवर ये वेब टेक्नोलॉजी, तो हमें ये टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलरली एक HTML को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पर प्रीफिक्स फिक्स हमको जो यूज़ करना है, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर ये। आई थिंक थीम लीफ लिखना है उसकी जगह पर, कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो हमें ये जो भी हमारा ये क्लास पाथ है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये, इसके अंदर हमें भी व्यूज नहीं लेते हम लोग, टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स के अंदर डाल देते हैं टेम्पलेट्स। और यहाँ पर हमारा जो सफिक्स रहेगा वो HTML रहेगा यहाँ पर ही, HTML। तो JSP केस में हमें वेब INF फोल्डर में जाना है, लेकिन थीम लीफ के केस में हमें ये टेम्पलेट्स में जाना है। तो टेम्पलेट बेसिकली दिया है उसके लिए कि हम लोग के साथ जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के पेज डायरेक्ट यूज़ करें। JSP वगैरह में काफ़ी ट्रांसलेशन लोडिंग वो सर्वलेट से रिस्पॉन्स आता है, ये सब ओल्डर अप्रोच है। तो स्प्रिंग बूट को बेसिकली लर्नर जो करते हैं वो थीम लीफ के साथ में ही करते हैं, जो उसका MVC पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच है ये, JSP का सपोर्ट करता है वो, लेकिन मॉडर्न अप्रोच नहीं है, सपोर्ट दे के रखा हुआ है जिसको करना हो, यदि जो कंफर्टेबल हो JSP से। बट जो है ये यहाँ पर जो हमारे पास में ये थीमलिप हमें दिया हुआ है, काम सेम ही है और ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है और इसमें पेज क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे नेटिव जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट हमें उसमें कोड करना है, हमें यहाँ पर HTML के टैग में ही कुछ राइट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि JSP के टैग लर्न करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है वो उसी को राइट कर लेता हूँ यहाँ, JSP वाला जो है ये।
सिंपल HTML का टैग जो है यहाँ से कॉपी कर लो ये, और इसके अंदर जैसा हमारा JSP का बाइंडिंग है यहाँ पर ये, तो उसी तरीके से हमारे पास में जो है ये बाइंडिंग है यहाँ पर ये, तो मैसेज की जगह पर हमारा जो है ये बाइंडिंग है ये ग्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको HTML में क्या करना है, ग्रीट कर देना यहाँ पर ही। तो थीम लीफ का यूज करेंगे तो हमारे पास में ये TH जो है यहाँ पर ये थीम लीफ के यहाँ पर ये टैग है ये, थीम लीफ के दिए हुए यहाँ पर ये टैग। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये जो थीम लीफ के टैग है उसको यूज करना है। तो HTML के अंदर ही हमको ये टैग को लगाना है डायरेक्टली है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है ये। फिर ऐसा क्या है कि पहले जो टैग आते हैं हमारे पास में, स्प्रिंग बूट के भी टैग आते हैं, सॉरी स्प्रिंग के भी टैग आते हैं, स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी, जो कि हम लोग JSP में यूज करते हैं, स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी। तो कुल मिला के व्यू बनाना है, काफ़ी सारे हमारे पास में अप्रोच है। HTML को डायरेक्ट यूज करो, या फिर स्प्रिंग के लाइब्रेरी टैग लगाओ, या फिर इसका यूज कर लो थीम लीफ का। तो सब दूर कुछ ना कुछ टैग राइट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो अकॉर्डिंग टू टैग कहीं पर ज़्यादा प्रोसेस होता है, कहीं पर कम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी फास्ट होता है ये वाले जो टैग होते हैं थीम लीफ के ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेब पेज को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये डिफरेंस रहता है आज के मॉडर्न एप्लीकेशन में, बिकॉज मॉडर्न एप्लीकेशन में हम लोग एंगुलर का या रिएक्ट का यूज़ करते हैं। व्यू टेक्नोलॉजी जो होती है वो अलग यूज़ करते हैं, हम लोग सर्वर से जस्ट डेटा को लेकर आते हैं, और वहाँ पर जस्ट हम लोग रेंडर करवाते हैं उस डेटा को, हम प्रिपेयर नहीं करते हैं सर्वर पे व्यू को अभी के एप्लीकेशन में। अभी हम जस्ट डेटा लेके आते हैं, लेकिन पहले क्या है कि ये सर्वर साइड में क्या है, व्यू टेक्नोलॉजी भी है ये। तो यहाँ पर व्यू प्रिपेयर होगा सर्वर पे, तो ये इतने रिस्पॉन्सिव पेज नहीं रहेंगे जितने अभी के समय के रहते हैं ये एंगुलर या रिएक्ट में। क्योंकि वो उसका मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से काम करता है। वो पूरा के पूरा UI का जो टेक्नोलॉजी है, जितना भी उसका सोर्स कोड है, वो पहले ही ब्राउज़र पे ले आते हैं, वो उसको लोड करवा लेते हैं। फिर बाद में डेटा को रेंडर करते रहते हैं वो, राउटिंग के थ्रू, डेटा बाइंडिंग के थ्रू, पेज नेविगेशन होते हैं, राउटिंग होती है और डेटा रेंडर होता रहता है। तो जिससे पेज काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहता है, बार बार रिस्पॉन्स आने का वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स के साथ में क्या होता है कि HTML या CSS का डेटा भी रहेगा, व्यू टेक्नोलॉजी वेब टेक्नोलॉजी भी रहेगी, और साथ में डेटा भी रहेगा। तो वेब टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी ब्राउज़र के ऊपर क्या होती है, रेंडर होती है। तो रेंडर होगी ब्राउज़र के ऊपर, तो वो उसमें एक टाइम लगता है रेंडर होने के लिए। तो ये जितना भी ऊपर का लेआउट बनेगा यहाँ पर, ये जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट है, अभी फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यदि देखोगे, तो इसके ऊपर क्या है कि पहले ये जो लेआउट बने हैं यहाँ पर, ये पूरे की पूरा जो इसका कोड आया है यहाँ पर HTML CSS का, वो लोड हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर ये, और उसके ऊपर डेटा ऐड हुआ है ये। तो कहीं पर क्या होता है, यहाँ पर ये लोडिंग होती है व्यू टेक्नोलॉजी की भी और डेटा की भी साथ में ही। देखो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरा, कि लोडर जो है वो नीचे की तरफ ही है, उसको लोड कर रहा है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये होती है कि अभी के समय में कि व्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सोर्स कोड पहले से ही रहता है, जस्ट डेटा लेकर आते हैं और उसको शो करते हैं। तो व्यू टेक्नोलॉजी बार बार लोड नहीं होती है ब्राउजर पे, जिससे पेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो अर्लियर सिनेरियो ये होता था कि सर्वर साइड में ही क्या होता है कि व्यू प्रिपेयर हो रहा है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्यू प्रिपेयर हो रहा है, पूरा का पूरा व्यू आ रहा है, फिर वो व्यू को क्रिएट करने के लिए ब्राउज़र एफर्ट लगा रहा है, और उसके अंदर फिर वो डेटा को ऐड कर रहा है वहाँ पर ये। तो वो इतने रिस्पॉन्सिव पेज नहीं रहेंगे जितने अभी के समय के रहते हैं, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन होने का तरीका अलग है। वो क्या करते हैं, पहले से व्यू को लोड करके रखते हैं फ्रंट एंड में, जस्ट क्या करते हैं वो डेटा को वहाँ पर बाइंड करते हैं, डेटा को शो करते हैं, उनको व्यू वाले जो एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं।
अभी के समय में। लेकिन यहाँ पर जो है ब्राउज़र के साइड में उस व्यू को पहले से लोड करके रखना पड़ता है। तो अभी की एप्लीकेशन इसलिए रिस्पॉन्सिव है क्योंकि वहाँ पर जो है वो पहले से व्यू जो है वो लोडेड है, व्यू का कंटेंट, जस्ट डेटा डेटा जो उनको वो लोड करना पड़ता है। तो ओल्डर अप्रोच जो है हमारे पास में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, ये HTML जो है वो सर्वर से आ रहा है, तो HTML के कोड को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये जो टैग है, ये टैग सब एग्जीक्यूट होते हैं पहले ब्राउज़र के इंजन में, और उस पर डेटा ऐड होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ये इसके पेज इतने रिस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे। लेकिन यदि ये पहले से ही लोडेड है, यदि ये डेटा वहाँ पर पहले से अवेलेबल है व्यू टेक्नोलॉजी का, तो पेज रिस्पॉन्सिव होंगे क्योंकि उनको जस्ट डेटा पार्ट को शो करने में फोकस करना है, ये सब प्रोसेस नहीं करना है यहाँ पर ये। तो एंगुलर और रिएक्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेम काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर थीम लीफ। आई थिंक यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर हमको उसको ये शो करना है ग्रिड को। देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता है ये। सिंपल सिंपल टेक्स्ट मिल जाएंगे ये इसके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये इनका ये वाला टैग है, डॉलर वाला ही है, TH टेक्स्ट ग्रीट। ठीक है। तो ये पूरा के पूरा टेबल को लेकर आ रहा है, हमें टेबल को लेकर नहीं आना है। तो ये TD का कोई मतलब नहीं है। तो HTML, HTML के अंदर ही यहाँ पर हम लोग इसको गेट कर लेते हैं। इसका JSP पेज हमारे पास में क्या है, हेडर के अंदर ही इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सिमिलरली। तो बेसिकली ये जो HTML का एट्रीब्यूट नहीं है, ये HTML के एट्रीब्यूट जो रहेंगे उसमें यहाँ पर ये ऐसा ये वो डायरेक्टली रहेगा यहाँ पर, यदि वो HTML का एट्रीब्यूट रहता है तो। ये जो हमारे पास में जो है ये हमारे ये थीम लीफ का एट्रीब्यूट है, अभी थीम लीफ ने बना के रखा हुआ है ये। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट थीम लीफ एप्लीकेशन ये हमको टाइटल में दिखेगा। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पेज जो है वो थीम लीफ से आएगा। अब मैंने क्या करा, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो JSP से नहीं आने वाला है, मैंने JSP को क्या करके रख दिया यहाँ पर, अनकमेंट कर दिया है। और मैंने थीम लीफ की डिपेंडेंसी डाली है मैंने यहाँ पर ये। तो मैं टेक्नोलॉजी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ वेब से रिलेटेड। तो देखते हैं हमारे पास में ये वेलकम करता हूँ यहाँ पर, ये ब्रेक होगा कि आएगा रिस्पॉन्स।
वेलकम किया, रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पर कुछ हमारे पास में ये कॉल हो रहा है ये। 3 बार मैंने इसको रिफ्रेश किया है, तो ये कॉल तो हुआ है ये। बस उसने व्यू टेक्नोलॉजी उठाया नहीं है वहाँ से, ये डेटा को मतलब ये बाइंड नहीं किया है प्रॉपरली। तो यहाँ पर कॉल हो रहा है मेरा ये। जितनी बार मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूँ, यहाँ पर ही लॉग बढ़ रहा है, मतलब ये मेरा ये वेलकम कंट्रोलर तो कॉल हो रहा है ये। अब हमारा जो है यहाँ पर वेलकम पेज है, तो यहाँ पर ना हमको जो यूज़ करना है वेलकम HTML। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी ये वाली है ये। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करके रखा है ये, ग्रेड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर ये मिलना चाहिए। तो टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर ये मिलना चाहिए वेलकम डॉट HTML। और डेटा बाइंड कौन सा चाहिए हमें यहाँ पर ये ग्रेड। और ये जो हमारे पास में ये ग्रेड है, ये उसके ऊपर बाइंड होना चाहिए वेलकम के अंदर। ये ग्रेड जो है हमें ये बाइंड होना चाहिए ये। तो ये तो ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है यहाँ पर। वेलकम थीम लीव प्रीफिक्स, टेम्पलेट्स के अंदर हमें ये HTML मिलेगा। पेज आया है कि नहीं आया यहाँ पर ये। देखो ये जो टाइटल रहता है ये यहाँ पर दिखता है ऊपर टैब में, स्प्रिंग बूट थीम लीफ वेब एप्लीकेशन, मतलब पेज ऊपर आया है इसके ये। हम लोग इसके रिस्पांस में भी यदि देखेंगे यहाँ पर ये, तो पेज तो निकल कर आया है, मतलब ये पेज बना है यहाँ पर ये। डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कुछ बाइंडिंग नहीं हुई उसकी। ये अभी ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ HTML में मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ये हाय। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जरूर हाय दिखेगा मुझे यहाँ पर ये। जस्ट हमें क्या नहीं दिख रहा है, जो हमने यहाँ पर बाइंड करके रखा हुआ है, मतलब बाइंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर ये। तो बाइंडिंग नहीं हो रही है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। बाइंडिंग नहीं हो रही है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर ये किसी न किसी टैग में आना चाहिए ये। तो कौन सा टैग है जिसमें हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, डिवीजन, डिवीजन इज फाइन। डीप टेक के अंदर ले लेते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्टली ये टेक काम नहीं करेगा ये। इसके लिए किसी न किसी तरीके का हमें एक HTML का टैग चाहिए ये। तो बेसिकली ये TH में डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ टैग में, ये ऐसा नहीं यूज होगा ये हमारे किसी न किसी टैग के अंदर आता है। हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, इसके अंदर आता है ये। तो ये इसके अंदर डिवीजन के अंदर ये काम करना चाहिए ये। किया। तो ये मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर क्या है ये कि ये पर्टिकुलरली मेरे पास में H1, और यदि हमको उसको क्या करना है HTML को
मूवमेंट करवाना है तो मार्क्यू टैग लगा दो यहाँ पर ये। तो स्टैटिक पेज का मतलब होता है कि कंटेंट फिक्स कर दो HTML में डायनेमिकली, मतलब रन टाइम पे बन रहा है। अब ये सब एक रीड वीड जो है सब ये रन टाइम पर आ रहा है, मतलब हार्ड कोडेड आ रहा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में ये ग्रिड में, तो अभी मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो पहले JSP से आ रहा था। अब मैं मुझे JSP की जगह पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये, उसकी ये टेक्नोलॉजी चेंज कर दी मैंने ये। तो मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये थीम लीफ से आ रहा है ये मैं उसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा ये। तो ये लिखा है स्प्रिंग बूट थीम लीफ वेब एप्लीकेशन। तो ये ऊपर टैब में जो दिखता है यहाँ पर लिखा हुआ ये, वो हमारे HTML में क्या होता है, वो टाइटल होता है। HTML के अंदर कहीं पर टाइटल यदि मेंशन है, वेलकम डॉट HTML या टाइटल ये, तो वो ऊपर ये टैब के ऊपर आता है ये इसका क्या है, यहाँ पर ये बॉडी है ये। तो ये क्या हो गया, डेटा हमारा जो है यहाँ पर ये रेंडर हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी मैंने यहाँ पर ये। कैसे चेंज की मैंने यहाँ पर ये, स्प्रिंग बूट की जगह पे यहाँ पर ये सॉरी स्प्रिंग का मैं मुझे ये स्प्रिंग थीम लीफ यहाँ पर ऐड करना है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, उसका इंजन काम करेगा थीम लीफ का। और यहाँ पर हमें जो डिपेंडेंसी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डालना है वो ये वाली डालना है। तो ये स्प्रिंग बूट को डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया है यहाँ पर ये, कि वो थीम लीफ को सपोर्ट करे। या और भी टेक्नोलॉजी होती है, वेब टेक्नोलॉजी जो कि हमारा स्प्रिंग सपोर्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये दो फोल्डर रहते हैं, स्टैटिक, टेम्पलेट। जहाँ पर हम लोग HTML CSS को रखते हैं हमारी ये स्टैटिक कंटेंट के अंदर यहाँ पर ये, या हमारे पास में जो टेम्पलेट रहेगा HTML रहेगा वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ये। तो ये यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो हमारा प्रीफिक्स सफिक्स यहाँ पर वेब INF में नहीं जाएगा यहाँ पर ये। तो वेब स्ट्रक्चर जो होता है उसको एक ये वाला लोकेशन समझ में आता है ये। और ये हम लोग थीम लीफ यूज़ कर रहे हैं, तो थीम लीफ ने ये बना के रखा हुआ है, यहाँ पर उसको रखो जो भी रखना है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन को जो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमने जो है ये थीम लीफ के साथ में भी हमने यहाँ पर देखा और JSP के साथ में भी देखा है। लेकिन JSP के केस में हमें क्या है कि JSP का जो कंटेनर है वो मिलेगा नहीं हमें ये। तो JSP यूज़ कर रहे हो तो वो स्प्रिंग का जो एम्बेडेड सर्वर है वो सर्वलेट के कंटेनर को तो सपोर्ट करता है। लेकिन जो JSP क्या होता है कि JSP का रिस्पॉन्स आखिरी में सर्वलेट से ही आता है। लेकिन सर्वलेट के अंदर क्या करना पड़ता है, उसको ये ट्रांसलेट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है सर्वलेट के अंदर। JSP का पेज जो होता है वो सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा JSP पेज को, तो उसके लिए भी लाइब्रेरी लगती है। फिर हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लगती है, JSTL लाइब्रेरी लगती है, जिससे कि हमारे जावा कोड रिड्यूस होता है JSP के अंदर। तो यदि हम JSTL यूज़ करेंगे तो वो लाइब्रेरी भी हमको ऐड करना पड़ेगी। तो एम्बेडेड सर्वर सर्वलेट को तो सपोर्ट करता है कि उसके अंदर जो है वो सर्वलेट जो एज ए फ्रंट कंट्रोलर काम कर रहा है, क्योंकि लेकिन JSP डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, लाइब्रेरी डालना पड़ती है। और ये आउटडेटेड है, यूज़ नहीं करोगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं। थीम लीफ यूज़ करते हैं, JSP की जगह पे थीम लीफ यूज़ करते हैं आज के सिनेरियो में। और इस पे हमको एप्लीकेशन जब क्रिएट करना है जब हमारा एप्लीकेशन का साइज बहुत छोटा हो, जैसे 10-15 पेज का एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है। इंडस्ट्री में हम लोग कर लेते हैं ये, कि एक छोटा मोटा हमारे 50-100 एम्प्लॉय 150 एम्प्लॉय के लिए हमें क्रिएट करना है, जस्ट हमें ये इतना ही करना है। ये इन हाउस एप्लीकेशन है, इंटरनली मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर एंगुलर रिएक्ट बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाओ, इतना सर्वर मैनेजमेंट हमको करना नहीं है। छोटा मोटा है यहाँ पर ये, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर होते हैं सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के, फॉर्म 16 डाउनलोड करने के, या फिर अपनी अटेंडेंस के, ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन होते हैं ये।
तो वो जिसके अंदर ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़्यादा उसके एंड यूज़र नहीं है, वो इंडस्ट्री के इंटरनली एम्प्लॉय का एप्लीकेशन है, वो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहे। लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशन होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, जहाँ पर स्केलिंग हो रही है समय के हिसाब से, यूज़र बढ़ रहे हैं, एक्टिव यूज़र बढ़ रहे हैं, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आज हमारे पास में इतने यूज़र रहेंगे, अगले साल इतने रहेंगे। एप्लीकेशन का साइज बढ़ेगा, ऐसा समय आएगा कि एप्लीकेशन पर लोड भी आएगा, जैसे कि फेस्टिवल टाइम आया, बिग बिलियन डे आया, तो उस टाइम एप्लीकेशन पे लोड आएगा ये, तब हमें फिर इस तरीके से नहीं जाना है। फिर हम लोग उस केस में एंगुलर, रिएक्ट और माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ताकि एप्लीकेशन पे प्रॉपरली लोड बैलेंसिंग हो सके, एप्लीकेशन स्मूथ काम करे, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन हो। फिर हमें बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ती है। फिर हम वेब वाला काम अलग करते हैं, बैकएंड वाला अलग करते हैं, फिर उसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि लोड बैलेंसिंग भी प्रॉपर हो। और माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या होता है कि जब हम लोग ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करते हैं, तो स्पेसिफिक सर्विसेज की ऑटो स्केलिंग करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी हम लोग सर्विसेज की स्केलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी स्मूथ रहता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो ये भी लर्न करना जरूरी है, क्योंकि छोटे मोटे एप्लीकेशन क्रिएट करना रहे, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन कम यूज़र के रहे, तब हम लोग सर्वर साइड से प्रोसेस करवा सकते हैं व्यू टेक्नोलॉजी को, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें एप्लीकेशन के स्कोप पर डिपेंड करती है। तो अभी के समय में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और एंगुलर रिएक्ट इसलिए ज़रूरी है कि या तो नए एप्लीकेशन उस पर क्रिएट हो रहे हैं, या जो ओल्ड एप्लीकेशन है वो उस पर माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही है, इसलिए इनकी डिमांड है। तो ये हमारे पास में जो है ये जेएसपी और थीम लीफ में ये डिफरेंस आएगा ये। तो इसी को मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जेएसपी वाले को क्या करा, हमने ये थीम लीफ में हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया ये। तो जेएसपी के केस में हमें जो है ये प्रॉपर्टी भी देखना है ये। तो उसको हमें कहाँ डालना है ये, वेब आईएनएफ फोल्डर में डालना है यहाँ पर ये। और इसके केस में हमें जो है यहाँ पर ये हमारे लिए ये टेम्पलेट के अंदर डालना है, थीम लीफ के अंदर। और थीम लीफ के अंदर जो है वो सर्वर का कंटेनर वगैरह काम नहीं करता, इसका इंजन ही होता है, ये थीम लीफ का इंजन ही होता है। डॉक्यूमेंट रीड करोगे यहाँ पर तो थीम लीफ का एक इंजन होता है। तो ये सर्वर से रन नहीं करता, ये सर्वर के अंदर ऐसा कंटेनर नहीं आता है। जेएसपी के केस में सर्वर के अंदर कंटेनर काम करता है, टॉमकैट के अंदर कंटेनर आता है। लेकिन थीम लीफ जो है वो सर्वर के अंदर नहीं आता है। थीम लीफ का इंजन जो है वो अलग से ही जो है वो काम करता है, वो सर्वर पर डिपेंड नहीं है, इसलिए उसकी लाइब्रेरी भी अलग है बिल्कुल। और ये थर्ड पार्टी दिया हुआ है ये। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट जेएसपी या थीमलीफ ही सपोर्ट कर रहा है स्प्रिंग, और भी व्यू टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। उसकी डिपेंडेंसी ऐड करो, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो यहाँ पर ये, और उसको यूज़ कर लो यहाँ पर ये। तो ये सब प्लगइन कर लेता है बेस्ड ऑन जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है यहाँ पर ये। बस हमें यहाँ पर लॉजिकल व्यू नेम देना है, और हमें ये डेटा बताना है। अब जो भी व्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे वो उसमें बाइंड कर देगा वो। तो हम तो दो ही देखते हैं, बाकी जो जिसको जो करना है वो दूसरे टीवी टेक्नोलॉजी में करे, बट मोस्टली ये दो पे ही हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारे पास में हो गया ये, ऐसा ही है इसको क्रिएट करने का तरीका यहाँ पर ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। दूसरे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं पहले यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर हम स्प्रिंग बोट का दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है?